हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज यशवंत वर्मा काफी विवादों में रहे। इस विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इनके ट्रांसफर का रिकमेंडेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। इसके बाद और विवाद बढ़ गया और यहां तक बात होने लगी कि यशवंत वर्मा के ऊपर इंपीचमेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए। तो जब भी कोई सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक, कोई भी पार्ट अगर आपका किसी न्यूज में होता है या फिर डिस्कशन में होता है या फिर विवादों में होता है, तो आपके कमिंग एग्जाम के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम ये समझेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या था, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। इसके इवोल्यूशन को समझने के लिए हमें पास्ट में 3 जज केस को पढ़ना होगा। जो पहला जज केस था वो 1981 में आता है, जिसे हम कहते हैं एसपी गुप्ता वर्सेस इंडियन यूनियन। इसमें 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है और इस बेंच ने मेजोरिटी से फैसला दिया कि अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट करना हो या फिर किसी जज का ट्रांसफर करना हो, इस केस के अंदर जो सोल डिसीजन होगा वो इंडियन प्रेसिडेंट का होगा। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट जब ऐसा डिसीजन लेगा तो उस डिसीजन लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन जरूर करेगा। तो आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कंसल्टेशन, ऐसा रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को देगा, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग इन नेचर का नहीं होगा। यानी राष्ट्रपति उसे मान भी सकता है और राष्ट्रपति उसे नहीं भी मान सकता है। फर्स्ट जज केस से लेकर सेकंड जज केस के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो 12 साल का होता है। अब इस फर्स्ट जज केस ने क्या कर दिया, इन 12 सालों तक एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की सुप्रीमेसी जुडिशरी के ऊपर तय कर दी। सेकंड जज केस में फर्स्ट जज केस के फैसले को उलट दिया गया। सेकंड जज केस में, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस इंडियन यूनियन कहते हैं, इसमें 9 जजेस की बेंच बैठती है और ये जो बेंच है वो मेजोरिटी से क्या फैसला लेती है। वो जब ये फैसला लेती है और पहले वाले के फैसले को पलटती है, पहले केस के फैसले को पलटती है, तो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 50 को डिफाइन करती है। वो ये कहती है कि स्टेट को निर्देश दिया गया है कि पब्लिक सर्विसेज के अंदर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के पावर को सेपरेट करना चाहिए। ठीक है, इस बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि अब अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट करना हो या फिर ट्रांसफर करना हो, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो डिसीजन लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से क्या करेगा, कंसल्टेशन करेगा। अब यहां पर जो कंसल्टेशन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सोल कंसल्टेशन नहीं होगा, क्योंकि कॉलेजियम का कंपोजिशन में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर का कंपोजिशन बना दिया, जिसमें पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था और 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे। तो जो फैसला होगा वो कंबाइंड फैसला होगा, वो इंस्टीट्यूशनल फैसला, वो डिसीजन होगा और इस डिसीजन को मानने के लिए अब प्रेसिडेंट क्या होगा, बाउंड होगा। ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन जो होता है वो सेकंड जज केस में हो जाता है। जो थर्ड जज केस होता है वो 1998 में आता है, जहां पर हम क्या करते हैं, सेकंड जज केस में कॉलेजियम सिस्टम के अंदर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट कर देते हैं। क्या करते हैं अमेंडमेंट में, उस अमेंडमेंट में हम ये कहते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम था उसके कंपोजिशन को बढ़ा के 5 मेंबर कर देते हैं। पहले 3 मेंबर था, अब 5 मेंबर हो गया। 5 मेंबर में पहला होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो 4 अदर होंगे वो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। अब दूसरा मामला इसमें क्या था, अब ये बात आई कि भाई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किसे होना चाहिए, तो थर्ड जज केस में ये तय कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहिए। तो ये